सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं के नज़दीक पॉलिटिकल साइंस के सबसे बड़े गुरु चाणक्य ने राजधानी को नए मायने दिए। चाणक्य के नज़दीक राज सिंहासन के लिए कोई भी उसूल किसी भी वक्त भीड़ चढ़ाया जा सकता है। चाणक्य का मानना यह था कि मकारी और चालबाजी एक आर्ट है और वो ये खुलेआम कहता था कि पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात ख़राब रहने चाहिए। हाँ, पड़ोसियों के जो पड़ोसी हैं उनको दोस्त बना के रखा जाए और उनसे बनाई जाए। अच्छा, भारत में इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी जो कि इस सदी में चाणक्य के, अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़े चेले हैं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। उन्होंने चाणक्य के सारे उसूल ज़बानी याद कर रखे हैं। अच्छा, मोदी ने इक़्तिदार के लिए, आपको पता है, गुजरात में मुसलमानों की नस्ल कुशी करके इंतहा पसंद हिंदुओं को अपनी जानिब अट्रैक्ट किया, मुतवज्जे किया। और फिर क्या हुआ, गुजरात से नई दिल्ली तक के सफ़र में किसी उसूल की कोई परवाह नहीं की और उनके गुरु का कहना था कि पड़ोसियों को कभी भी सुखी ना रहने देना। तो फिर मोदी ने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए अपनी सारी साजिशें जारी रखी। चाणक्य ने पड़ोसी के पड़ोसी से ताल्लुकात बनाने का फार्मूला दिया तो नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को छोड़कर अफ़गानिस्तान से बेहतरीन ताल्लुकात बनाए रखे। अफ़गान नौजवानों को स्कॉलरशिप्स दी, अफ़गानिस्तान में बिलियंस डॉलर लगा दिए। फिर चाणक्य के इस चेले ने क्या किया, इसी पर इक्तफा नहीं किया बल्कि 1999 के चुनाव में कामयाबी के लिए एक नाटक किया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के नतीजे में भारतीय जनता की तवज्जो और जो इंतहा पसंद हिंदू थे उनके वोट हथियाने के लिए फिर पुलवामा में अपने फौजी मरवाए और फिर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धरने के बाद सबक सिखाने की गीदड़ भपकियाँ मारने लगे। अच्छा, इन तमाम जहरीले बयानात से दोनों मुल्कों के दरमियान शदीद तनाव की फ़ज़ा पैदा हो गई और फिर इसी माहौल में 26 फरवरी 2019 की रात, आप सबको याद होगी, 3 बजे पाक फ़ज़ाइया के रडार्स पर 4 जगहों पर इंडियन फाइटर जहाज़ आते देखे गए और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने इनको कैसे सरप्राइज़ किया, इनकी कैसे दुर्गत बनाई। और लेकिन उसके बावजूद ये जो बड़के मारते रहे और आपको पता है कि ये अपनी गलती नहीं मानते बल्कि एक झूठा इन्होंने मास्क पहना होता है, एक जाली सा अपना एक इमेज दिखाते हैं दुनिया को, अंदर से असलियत क्या होती है वो आप सब जानते हैं। क्लिप होगा, ज़रा रेडी तो ज़रा चलाइएगा जी। तो सुना आपने। और ये जो आतंकवादी है जिसको कह रहे थे, क्या थे वो आतंकवादी, दरख्तों की कुछ शाखें और एक बेचारा कौवा। अब आपको कौवा भी आतंकवादी लगता है, कभी आप लोगों को कबूतर आतंकवादी लगता है, अब दरख्तों की शाखें आतंकवादी लगती हैं। लेकिन पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने 24 घंटे में इसका जो करारा जवाब दुनिया के सामने दिया और वो भी दिन की रोशनी में, चिट्टी रोशनी में, अंधेरे में नहीं, वो तारीख का हिस्सा बन गया। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान JF थंडर, मिराज और कुछ दीगर लड़ाका तैयारों ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की सूरत में भरपूर जवाब दिया और पाक शाहीनों ने बड़े एतमाद से अपने सरहदों के अंदर रहते हुए उस लड़ाका फॉर्मेशन ने मकबूजा कश्मीर में इंडियन फौज के 6 ठिकाने सिलेक्ट किए और उन्हें लॉक किया। फिर मिसाइल लॉन्च किए और फिर ट्रैक एंड गाइड सिस्टम के जरिए आखिरी लम्हे में जानबूझकर मिसाइलों को हदफ की बजाय खुली जगह पर गिराकर पैगाम दिया कि किसी भूल में ना रहना। और इस कार्रवाई में 15 से 20 सेकंड लगे, जिसकी वीडियो भी बनाई गई जो बाद में गैर मुल्की मुबस्सिरीन को सबूत के तौर पे भी दिखाई गई। यानी पाक फ़ज़ाइया के शेर दिल हवाबाजों ने काम पक्का किया और मिशन मुकम्मल करके जब हमारे हवाबाज वापस लौट रहे थे तो उन्होंने फिर 4 फाइटर जेट्स पर मुश्तमिल कई इंडियन फॉर्मेशंस को मुकाबले के लिए आते देखा और इनको फिर हमने धूल चिटाई। और इनको फिर हमने जब अभिनंदन जब गिरा तो आपको याद होगा MiG-21 समेत जब वो गिरा उसके बाद भी बड़ा प्रोपेगेंडा वहाँ पे चलता रहा कि जी F-16 गिराया और अपने TV चैनल्स पे झूठ का मंजन, झूठ का चूरन भेजते रहे। लेकिन बाद में इनके अपने ही एनालिस्ट इनको एक TV शो में इनकी दुर्गत बनाते रहे, इनको आईना दिखाते रहे कि ये MiG-21 है जो कि भारत का वो तैयार है। और मैं आपको बताती चलो कि MiG-21 की जो अगर आप हिस्ट्री देखें, MiG-21 सबसे ज़्यादा हादसात का शिकार होने वाला तैयार है, बल्कि इसको बेवा करने की मशीन तक कहा जाता है कि जो पायलट इसमें बैठता है बड़ी मुश्किल से वो वापस आ जाए, लैंड कर जाए तो बड़ी बात होती है। अच्छा, उसके बाद जब हमने इसको चाय पिलाकर भेजा जज्बा खैरसगाली के तहत तो बजाय इसके कि उससे पूछा जाता कि भाई तुमने जगहसाई का तुम सबब बने, उसको मेडल से नवाज दिया गया। यह है IQ लेवल भारत का। अच्छा, उसके बाद हमने जो चाय पिलाई वो चाय सिर्फ एक पैगाम थी और पैगाम वो थी बड़ा खुला पैगाम हमेशा के लिए कि हमारी जो चाय है बड़ी फैंटास्टिक है और आप बस आने वाले बने, तैयार है, आप आएँ, सही चाय हमेशा आपके लिए तैयार रहेगी और सरप्राइज़ देने के लिए हम वक्त तैयार रहेंगे। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब जो कि बिल्कुल मेरे बड़े भाइयों जैसे। अब्दुल्ला भाई बहुत शुक्रिया और आज बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहेगा क्योंकि जिस तरह आप जवाब देते हैं भारत को, भारत आपके जवाब सुनता भी है बड़े शौक से। अब्दुल्ला भाई, आज के दिन की मुनासबत से क्या कहना चाहेंगे? ये दिन तो भारत को कभी नहीं भूलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 27 फरवरी एक ऐसा दिन है जो कि सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं है बल्कि
पूरी दुनिया के अंदर ऐसे वाकयात आपको देखने में नहीं मिलते। और 26 तारीख को जब भारत ने एक नाकाम किस्म का हमला किया और हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस किया और ये समझा, अवंतीपुर एयर बेस से उनके 12 जहाज निकले, 8 जो थे वो पाकिस्तान की सरहद में आए और उन्होंने जो है कुछ कव्वे और कुछ दरख्तों को निशाना बनाया बड़ी कामयाबी से। उसके बाद उस कामयाबी का अभी उनका खुमार उतरा नहीं था कि अगले दिन उनके दिमाग में फिर खन्नास भर आया और उन्होंने कहा कि जनाब आज फिर हम पाकिस्तान की सैर करते हैं। शाहीनों ने वो उनकी फैंटी लगाई कि 6 स्ट्राइक्स की और मकबूजा कश्मीर के अंदर जो उनके अहम तरीन निशाने थे उनको ठिकाने जो थे उनको निशाना बनाया। उनका SU-30 जो सखुई जहाज है उसको निशाना बनाया और उसके बाद उनका MiG-21 जो जहाज था जिसके अंदर अभिनंदन बैठा हुआ था उसको न सिर्फ निशाना बनाया, गिराया, बल्कि अभिनंदन को जो है वो पकड़ भी लिया और अपने पाकिस्तान की आवाम से जो है उनको बचाया भी। और उसके बाद उसको बाइज्जत अंदाज के अंदर जो है चाय पिलाई गई और उस चाय का वो इतना दिलदादा बना कि वो एक जाते हुए जहाज तोहफे में दे गया, MiG-21। तो चाय तो फैंटास्टिक थी, लेकिन उसके बाद अभिनंदन जो था वो पूरी दुनिया में अभिनंदन के तौर पर जो है वो पेश हुआ और वो उसकी बेइज्जती हुई तो कि दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तान की शाहीन, पाकिस्तान की अफवाज जो है उनकी सलाहियतें किसी से ढकी छुपी नहीं है। और पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर ये ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट जो था इसने एक अपना तहलका मचा दिया और पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी एयरफोर्स की धाक दुश्मन पे बैठ गई कि पाकिस्तान जो है जिसको समझा जा रहा था कि शायद कमजोर है, आज आप देख लें कि अभी मौजूदा सिनेरियो के अंदर जहां इस टाइम पे दुनिया बहुत सारी बात करती है, वहां अभी जो हालिया सर्वे हुआ पाकिस्तानी एयरफोर्स का नंबर जो है वो दुनिया की सफ़े अव्वल की जो फिजाइयां हैं उनके अंदर शुमार होता है और भारत उसके करीब में भी नहीं है मौजूद। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक हो कौम को कि आज पाकिस्तानी कौम का फख्र सर से बुलंद है और सर फख्र से बुलंद है और साथ ही साथ हमें ये भी मालूम है कि हमारा जो पाकिस्तान है वो महफूज हाथों में है। हमें अपनी अफवाज के ऊपर, अपने सिपाह के ऊपर, इनकी कमांड के ऊपर मुकम्मल भरोसा और यकीन है और हमें इन पे फख्र है। बिलाशुबा ये हमारे मुहाफिज, हमारे जो मुस्तकबिल के मुहाफिज और हमारे पाकिस्तान के नजरियाती और जोग्राफियाई हदूद के मुहाफिज हैं। इन्होंने हमेशा जब जब इस कौम के ऊपर जरूरत पड़ी इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह लब्बैक कहा और ईमान तकवा जहाद फी सबीलिल्लाह का मुजाहरा किया। ठीक। अच्छा अब्दुल्ला भाई, जो रूसी ये साख्ता MiG-21 तैयारे हैं, आपने भी देखा होगा कि इसमें बड़े हादसात रिपोर्ट हुए हैं और ये क्या वजह है कि क्या ये तैयारों का कोई टेक्निकल फॉल्ट था या फिर इनके जो पायलट्स हैं उनकी हम कह सकते हैं कि जो सलाहियतें हैं उसमें या महारत में कोई कमी है। दूसरी चीज़ ये कि अब इन्होंने ज़ाहिर बात इस बात को सीरियस लिया, 2019 के बाद से तो बहुत ज़्यादा सीरियस लिया, तभी इन्होंने अपना दिफाई बजट बड़ा इन्वेस्ट किया क्योंकि ज़ाहिर बात है हर वक्त तो हम इनके हवासों पर सवार रहते हैं और 2019 के बाद से तो बहुत ज़्यादा हैं। फिर जो फ्रांसीसी लड़ाका तैयारे हैं ये राफेल भी वहाँ पे पहुँच गए, लेकिन उसके बारे में भी ये ज़्यादा एक्सपेक्ट इसलिए नहीं कर सकते कि उसके बारे में भी खबरें हैं कि जी वो भी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से बड़ी जल्दी जो है वो उनको अपग्रेड करना बड़ा मुश्किल होता है जो राफेल तैयारे होते हैं। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है, पहले आपने जो कहा MiG-21 को फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता है, यानी कि उड़ता हुआ ताबूत। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि भारतीय फिजाइया के अंदर ये कहा जाता है। ये एक जहाज बहुत पुराना हो गया, ऑब्सोलीट हो गई है टेक्नोलॉजी और समझे कि बिल्कुल एक बचपन के जमाने की कहानी थी। लेकिन भारत जो है जिसको, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, इसको वहाँ पे आम अल्फाज में भी कहते हैं ये जो तैयारे हैं ये बेवा बनाने की मशीनें भी हैं। जी जी बिल्कुल, तो विडो मेकर इसको कहा जाता है और 42.5 स्क्वाड्रन्स उनको चाहिए, जबकि इस टाइम पे उनके पास 30 स्क्वाड्रन्स मौजूद हैं। तो इस वजह से पहली बात तो भारतीय फदाइया की ये है, 23 साल हो गए तेजा जहाज का जो ऑपरेशन था वो उन्होंने शुरू किया, जो कि 4th जनरेशन जहाज है। लेकिन अमेरिका ने, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने जिसने इंजन देने थे वो अभी तक उनके पास नहीं आए, इसलिए तेजा तो ख्वाब बन के रह गया। दूसरी चीज है राफेल जेट के बाद भारत ने कहा हम तो पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे, हम तो चीन को जो है लिटा देंगे। कुछ भी नहीं हुआ, वो ख्वाब ही रहा और राफेल जेट ने आके जो काम करना था वो उस तरह से उसका बात नहीं बनी। अब F-35 की गूंज है, बड़ा वावेला है, चर्चा है, भारत के अंदर जश्न का समा है। ओ भाई किस बात का? उन्होंने तो सिर्फ अभी तो बात की है, ऑफर की है। अभी जहाज वहां मुझे नहीं लग रहा कि ये जहाज जाएगा, लेकिन उसके बरक्स पाकिस्तान को $400 मिलियन जो है
वो दे भी दिए गए हैं और कहा गया है कि जनाब अपग्रेडेशन ऑफ F-16 जो है उसके लिए आपको जो है वो $400 मिलियन जो है वो दे दिए। इस बात पे भारत में सफे मातम बिछा हुआ है, कोहराम का जो है वो माहौल है वहां। इसलिए जो अभी जिसके ऊपर आप बात करें कि F-35 की, देखें J-20 जो जहाज है वो पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी उसकी बातचीत हो गई है और J-35 की बात हम चला रहे हैं जो कि 6th जनरेशन जहाज होगा। तो यानी कि जब 9 साल 10 साल के बाद जो है वो जहाज आएगा और फिर सबसे बढ़कर बात जो है जो कि हिंदुस्तान ने एक बजट मुख्तस किया था 1500 करोड़ का, उसके अंदर ये कहा गया था कि 114 तैयारे जो है उनको चाहिए, जिसके अंदर से 16 तैयारे जो हैं वो हिंदुस्तान जो एरोनॉटिकल लिमिटेड है वो बनाएगी और बाकी जो 16 तैयारे हैं वो बाहर से आएंगे, बाकी 98 जहाज जो है वो हिंदुस्तान के अंदर बनेंगे। अब दूसरी तरफ S-400 मिसाइल सिस्टम है जो उसमें लैडर रेडार मौजूद है। अब इसी सूरत के अंदर जो लैडर रेडार है वो इसकी हरकत और सकनात को जो है वो जांच सकता है F-35 की। इसलिए F-35 और इनका आपस में जो एक ईंट कुत्ते का बैर है और रूसी टेक्नोलॉजी को अमेरिकन टेक्नोलॉजी के साथ ब्लेंड नहीं किया जा सकता। इस वजह से भारत को ये जहाज मिलना मुश्किल है अव्वल तो, और अगर मिल भी गए तो 8 से 10 साल कहीं नहीं गए। उसके बाद जो है पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला 6th जनरेशन के ऊपर होगा और ये बेचारे अभी तक वहीं बैठे होंगे जहां ये पहले थे, जिसको उर्फ आम में अगर कहा जाए कि जिथे दिखोती उथे आन खलोती, तो मैं इसको क्या बोलूं। अभी ये कव्वे मारने के ऊपर अभी जो इनका सबसे बड़ा अहम इसमें नुक्ता है मेरी बहन, मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसमें कहा गया कि पाकिस्तानी F-16 जो था वो इन्होंने एक मार गिराया, उसी जमाने में पुलवामा के हमला हुआ। मेरा अगला सवाल आपसे यही था, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ अब्दुल्ला भाई, आपने अभी जब F-16 का जिक्र किया था तो मैं आपको याद करवाने जा रही थी कि उस दिन आपको याद होगा 5 साल पहले इन्होंने ये भी बड़ा प्रोपेगेंडा किया कि इनके टीवी शो में आपने देखा होगा बड़ी इनकी जग हंसाई हुई कि जब वो बात साबित करने पर तुले हुए थे कि F-16 हमने मार गिराया, तो इनके अपने एनालिस्ट ने स्टूडियो में बैठ के एंकर को, जो बाकी जो उनके पार्टिसिपेंट्स थे, उनको आईना दिखाया कि ये MiG-21 है, F-16 नहीं है जो मार गिराया। नहीं, वो तो इंटरनेट देखें, जो लॉकहीड मार्टिन जो अब जिसने जनरल डायनेमिक्स के साथ जो है कॉपरेशन कर लिया है, जो कि मैन्युफैक्चरर हैं F-16 के। F-16 एक ऐसा जहाज है जो दुनिया में कहीं भी कोई खुदा ना खास्ता हादसा पेश आता है तो इसकी तहकीकात के लिए जो है वो लॉकहीड मार्टिन जो है और जनरल डायनेमिक्स जो है वो अपने नुमाइंदे भेजते हैं। ऐसा कोई, ये उनकी बकायदा वेबसाइट पे मौजूद है, ये बकायदा ऑफिशियल इंक्वायरी के तहत कोई F-16 जो था वो नहीं गया, ना वो मारा गया, ना उसका कोई उनको JF-17 थंडर जो थे उन्होंने ही खड़का के रखा था। और अभी तक इतना जूते पड़ने के बाद भी उन्होंने ये हालत है कि अभिनंदन को जो बेइज्जती हुई है उसकी मूछें मुंडवा देनी चाहिए थी, उठा के उन्होंने जाके उसको एक मेडल दे दिया, उन्होंने उसको मेडल दे दिया और अपनी जो शर्म मिटाने के लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है ये जो। तो यहाँ से पता चलता है ना अब्दुल्ला भाई कि कितना झूठ का ये चूरन बेचते हैं, कितना ही प्रोपेगेंडा करते हैं कि जहां पर जगहसाई बन रही वहां पर झूठी अपनी इज्जत बनाने के लिए उसको मेडल पहनाया जा रहा है, जहां सारी दुनिया को पता है कि किस तरह अभिनंदन तैयारे समेत गिरा था। जो उन्होंने बताया कि जनाब हमने तो ऐसा कर दिया। असल बात यह है कि उस वक्त के वजीर आजम जो थे उन्होंने 2019 में पहले तो 14 फरवरी को एक वाकया होता है पुलवामा के अंदर, जहां हुर्रियत पसंद जो है अपनी आज़ादी के लिए भारतीय नापाक फौज के ऊपर जो है वो एक हमला करते हैं और भारत को धूल चटाते हैं। उसके बाद जो है वो उसका इल्जाम पाकिस्तान पर धर दिया जाता है। 26 तारीख को जो है वो ये काम करते हैं, लेकिन 26 से पहले भी एक दिन कबल एक शख्स हैं जो कि तहरीक इंसाफ के अंदर तब मौजूद थे, उनका नाम था रमेश कुमार साहब, और उन्होंने वहां भारत यात्रा पे वो गए हुए थे क्योंकि वो हिंदू मत से ताल्लुक है और वो MNA थे तहरीक इंसाफ के। वो वहां गए कुंभ का मेला देखने के लिए। कुंभ का मेला देखने के बाद उनको उस वक्त की वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने दावत दी, चले वो समझ आते हैं, मिल लिए। लेकिन उसके अगले दिन उन्होंने 25 तारीख को मुलाकात की अजीत डोभाल से, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। अब उस मुलाकात का हाल अहवाल क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो सबसे अहम बात यह है कि जब इन्होंने अभिनंदन को हमने पकड़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो अभिनंदन के इस वाक़े के बाद इन्होंने फटाफट उसको वापस भिजवाने की ताकि भारत ने जो कि एक्ट ऑफ वॉर किया था और बाकायदा जो हमारा, क्योंकि ये परमानेंट बाउंड्री है जिसको हम बालाकोट कहते हैं, तो बालाकोट में उन्होंने बाकायदा एक जंग का आगाज किया था। अब बजाय इसके कि भारत जो है
वो जंगी कैदी के तौर पर उसको वापस लेता। हमने उसको जल्दी जल्दी वापस किया ताकि जंगी कैदी के तौर पर वो ना जाए। ये उस वक्त की हुकूमत की सबसे बड़ी मेरे ख्याल में कमजोरी थी। ये एक मेरे ख्याल में क्राइम है अगेंस्ट पाकिस्तान। और सबसे बढ़कर ये है कि हमें कौम को डराया गया कि जी अगर मैं वापस ना करता तो वो हमारे बड़े बड़े शहरों को उन्होंने न्यूक्लियर का निशाना बनाया था। तो भाई ये जो हमने न्यूक्लियर बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा जो बम है जो कि भारतीय बम से 1000 गुना बेहतर है, तो क्या फिर पाकिस्तान के पास पाकिस्तान ने तमाम भारत को निशाना नहीं बनाया हुआ? अगर वो हमारे 10 शहर को बनाते, खुदा की कसम हम उनके 20 शहर को जो है ना मलिया मेट करके रख देते, सफाई हस्ती से मिटा के रख देते। लेकिन कौम को बुज़दिल बनाया गया और उसी साल 2019 5 अगस्त को कश्मीर का सौदा किया गया। आप देखें कि ये कितनी बड़ी जुल्म की दास्तान है। पाकिस्तान की कामयाबी को जो है पाकिस्तान की नाकामी बना के पेश करने वाले कौन लोग थे, आज उनका मुहासबा होना चाहिए। बाकी जो भी ट्रायल हो, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे पाकिस्तान का मुकदमा जो है, कश्मीर का मुकदमा जो है और अभिनंदन को वापस भेजने का मुकदमा, बजाय इसके कि उसको जंगी कैदी के तौर पर भेजा जाता, उसको जल्दी जल्दी बाला करके जो है वो भिजवा दिया गया। और फिर उसके क्या समरात मिले हमें, ये आप जानती हैं, मैं जानता हूं। तारीख का एक बड़ा स्याह धब्बा है। ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला भाई, ये आखिरी 2 से 3 मिनट हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए जेएफ थंडर जो तैयारे हैं हमारे, उसको अगर हम कंपेयर करें इंडिया के ये जो तेजा तैयारे हैं इसके साथ, तो क्या आप क्या कंपैरिजन करते हैं? इंडिया, आपको पता है कि औकात क्या होती है, इनकी असलियत क्या होती है, लेकिन ये दिखाता कुछ है, हमेशा एक फेक मास्क पहना होता है और कोशिश करता है बताने की कि वो खित्ते का चौधरी है। रियलिटी सबके सामने है। देखें, कभी गधे और घोड़े का भी कंपैरिजन हुआ है? मतलब तेजा तो एक ख्वाब है ना जी। अभी उनके एयरफोर्स चीफ जो थे उन्होंने क्या बोला, अभी उनके जो त्रिपाठी साहब जो कि उनके नेवी के चीफ हैं, उन्होंने पाकिस्तान की बहरिया की फजाई जो तारीफ की कि हैरत अंगेज तौर पर इनकी बहरिया जो है वो पनप रही है। एयरफोर्स की तारीफ की गई पाकिस्तान की आर्मी की तो हमेशा करते ही हैं। लेकिन देखें, असल मसला यह है कि जो तेजा है वो 4th जनरेशन जहाज है, अभी उसके इंजन नहीं आए, 23 साल लग गए हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को, हॉल जिसको कहा जाता है, उन्होंने वो बना के नहीं दिए। और जब ये बनेंगे, देखिए ये ऐसी बात है कि मैंने जो है वो एक गाड़ी बनाता हूं और वो पता चलता है कि अभी वो प्लगों वाली गाड़ी है, जो स्पार्क प्लग वाली। अब दुनिया टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक के ऊपर आ गई है, तो जब तक कि वो प्लगों वाली गाड़ी तैयार होगी, दुनिया पता नहीं कहां से कहां चली जाएगी। तो तेजा का कोई मुकाबला नहीं है। दूसरी बात, जो उनके जैगुआर्स थे, जैगुआर जहाज जो थे वो ऑब्सोलीट हो चुके, खत्म हो चुके दुनिया के अंदर, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरीके से दीगर उनके पास मिग हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। जो फिर सबसे बड़ा उनका प्रोफेशनलिज्म है। पाकिस्तानी एयरफोर्स से ये डरते हैं, खुदा के लिए मेरे पड़ोसियों, नादान लोगों, मैं तुम्हारे लिए एक बात कहना चाहता हूं कि खुदा के लिए बॉलीवुड के ड्रामे से बाहर निकलो। वो फिल्मों में तुम हमारा एक आदमी जो तुम्हारा होता है वो कुश्तों के पुश्ते लगा देता है, हकीकत के अंदर तुम्हें पाकिस्तान का एक पायलट जो है ना वो ऐसा मदद सिखाता है कि तुम्हारी नस्लें याद करेंगी। इसलिए जो फिल्मों की दुनिया है वो कुछ और है, एयरफोर्स का कोई कंपैरिजन नहीं है। अभी वैसे भी जो टेक्नोलॉजी है वो आप देखें कि वो रशियन टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो चल रहे हैं, और जब कि पाकिस्तान के पास सुपीरियर टेक्नोलॉजी है और पाकिस्तान खुद तैयारे बना रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान JF-17 और इसी तरह J-20 की बात कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह 4.5 जनरेशन तैयारे पाकिस्तान के पास ऑलरेडी मौजूद हैं। पाकिस्तान पे जो है फिजा से जो है वो जमीन से फिजा तक के मार करने वाले हमारे पास मिसाइल सिस्टम मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास इस टाइम पे जो है, हम स्पेस उसकी बात कर रहे हैं, ये जो नेस्टैप है, नेशनल एरोस्पेस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क, इसके अंदर क्या खूबसूरत। और अब्दुल्ला भाई, एंड में आप एक बात मेंशन कर दें, आखिरी 1 मिनट में एक और चीज जरा मेंशन कर देते हैं कि पाकिस्तान के पास जो जज्बा है वो जज्बा भारतीय फौजियों में नहीं है, जिसकी मैं छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगी, फिर आपका कमेंट चाहूँगी कि हमारी किसी भी फौजी की माँ का आप इंटरव्यू कर लें, उनका एक बेटा अगर शहीद होगा वो कहेंगे मेरे 4 और हैं तो मैं 4 और फौज में भेजूंगी। भारती सिन्हा के, आप इनकी जो एक वालिदा का मैं इंटरव्यू देख रही थी, उन्होंने बड़ा एक ज़ारों को तार रोते हुए इंटरव्यू दिया टीवी चैनल को, भारतीय टीवी चैनल को। उन्होंने कहा कि उनका एक बेटा, उन्होंने कहा कि मैं अपने किसी बच्चे को भारतीय फौज में नहीं भेजूंगी, जूते तक नहीं दिए जाते पहनने के लिए, खाना अच्छा नहीं दिया जाता, मेडिसिन नहीं दी जाती। इनकी जो भारत की जो फौज है, सेना है, उसकी असलियत ये है कि वहाँ की माएँ अपने बच्चों को सेना में भेजना ही नहीं चाहती। देखिए जी, दुनिया की सबसे बड़ी जो
घोड़ों की फौज में तादाद है वो भारत में है, और वो कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर जिस पे भारत ने गासबाना नाजायज कब्जा किया हुआ है, उसके ऊपर जो है वहां से भाग जाते हैं, हर साल भाग जाते हैं। जो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपने खुद ही कहा कि वो उनकी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें वो कभी दाल के ऊपर शिकायत कर रहे हैं, कभी रोटी नहीं मिल रही, कभी उनको खत नहीं मिल रहे, कभी उनको छुट्टी नहीं मिलती, कभी तनख्वाह नहीं मिलती। जूता नहीं होता उनके पास। सही। असल मसला, जो असली मसला है हमारे यहाँ, बीइंग अ मुस्लिम, हमें ये पता है कि हम अगर दुनिया से चले गए एक जिहाद के अंदर तो हम शहीद कहलाएंगे। देखिए ना, ये बड़ी बात है, और शहीद अमर होता है, उसका अल्लाह ने वादा किया, शहीद का बड़ा रुतबा होता है। जबकि दूसरी तरफ जो है भारत के अंदर वो काफिर है, वो मुर्दार हो जाते हैं। तो मुर्दार और शहीद में बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए भारत की माएँ चिल्लाए ना, रोए ना, तो और क्या करें। और जबकि यहाँ हमारी माँ कहती है कि जनाब एक बच्चा शहीद हुआ है, दूसरा लो। मैं ऐसे 4 माओं को जानता हूं जिनके 4 बच्चे जो है वो जामे शहादत नोश किए। उन्होंने कहा कि हमारा 5वां बच्चा होता तो भी अफवाज पाकिस्तान का जो है वो झंडा पहनता, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता और ईमान तकवा जहाद फी सबिलिल्लाह का नारा लगा के दुश्मन पर टूट पड़ता, हम तब भी उफ न करते। ये हमारी माएँ हैं। सलाम है ऐसी माओं को, और सलाम है ऐसे हमारी अफवाज को। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, बहुत शुक्रिया। हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान। वेलकम बैक नाजरीन। अब इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान साहब। बहुत शुक्रिया आसिम साहब वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। सर, आज इस ऑपरेशन को इतने साल मुकम्मल हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन की मुनासबत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। ये जी 27 जो है फरवरी, ये रिवाइव करती है हमारी मेमोरीज़ एक नेशनल और मिलिट्री रिस्पांस को जो पाकिस्तान ने दी फरवरी 2019 में। और इसके मुख्तसरन ये है कि जी इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक करने की कोशिश की, जो कि एक नाकाम हमला था। और उसके बाद चूँकि उन्होंने पाकिस्तान की हदूद की खिलाफ वर्जी की थी, तो उसका जवाब तो देना ही था। तो उसका जवाब पाकिस्तान एयरफोर्स ने बहुत खुश उसलूबी से दिया, और उन्होंने उसके बदले में उनके ऊपर एक फॉर्मेशन भेजी जो 24 जहाज़ थे उसके अंदर मुख्तलिफ़ टारगेट्स को निशाना बनाया गया, जिसके अंदर उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स थे, उनका एमुनेशन डंप था और फ़ौजी तनसीबात थी। लेकिन उसके अंदर एम ये नहीं था कि उनको तबाह किया जाए, एम ये था कि उनको एक मैसेज दिया जाए कि ये जो आपने किया है हम इसका मुँह तोड़ जवाब दे सकते हैं। और उन्होंने जो टारगेट्स थे उससे थोड़ा सा हट के बम गिराए, ताकि उनको पता चल जाए कि ये यहाँ तक आ भी सकते हैं और इनको तबाह भी कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा था वो ये था कि पाकिस्तान ने एस्केलेशन लेडर को कंट्रोल रखा, और जो जब जंग होती है और अगर छिड़ जाए तो फिर उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो पाकिस्तान ने बड़ी अक्लमंदी का और ठंडे दिल से इसका जवाब दिया, और जिसकी वजह से एस्केलेशन नहीं हुई। लेकिन इसके बदले में हमने उनके 2 जहाज़ भी मार गिराए। फिर वहाँ पे इतनी ज़्यादा जो थी कन्फ्यूजन मच गई कि उन्होंने अपने ही एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया। और वहाँ पे एक अजीब सा समा था इंडियन एयरफोर्स के अंदर, इंडिया की फ़ज़ा के अंदर, और जिसको वो कंट्रोल ना कर सके, और एक्चुअली वो उनके लिए एक बदनामी का बायस बना। बेसिकली जब आप इस तरह की चीज़ अचीव करते हैं तो उसको अचीव करने के लिए पीस टाइम में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और वो एक कहावत है कि अगर आप पीस टाइम के अंदर अपना पसीना बहाएंगे तो आप अपना कम खून जो है वो ज़ाया करेंगे एक जंग में। सो इन पीस टाइम इफ़ यू आर स्वेटिंग यू आर सेविंग ब्लड इन वॉर टाइम। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी ट्रेनिंग करती है, और इस तरह की ट्रेनिंग की और इस तरह की प्लानिंग की जो बेसिक लेगेसी है वो हमने इनहेरिट की एयर मार्शल नूर खान साहब के दिनों से, जब एक अच्छी लीडरशिप थी, ट्रेनिंग अच्छी होती थी हमारी, और हमें ये पहले दिन से ये सिखाया गया था
एयरफोर्स में कि हमारा जो दुश्मन है वो हमसे बड़ा होगा, और हम जब भी कोई अपनी प्लानिंग या मिलिट्री ऑपरेशंस या इस तरह की चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कोई चीज़ प्लान करते हैं तो उसमें 1:3 का रेशो हम अपने सामने रखते हैं, और फिर हम अपनी जो है ना हदफ को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए हम उसके लिए मेहनत करते हैं। तो ये है बेसिकली बैकग्राउंड कि हम लोगों के लिए 27 को जो हमने जवाब दिया कोई नई बात नहीं थी। पाकिस्तान एयरफोर्स ने पास्ट में भी अपनी पुरानी जंगों में भी हमेशा से ये प्रूव किया कि हम दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देंगे, और उसको ये इस चीज़ का एहसास दिलाएंगे कि आप अगर हमें अटैक करने की कोशिश करेंगे तो उसका आपको बहुत ज़्यादा खमियाजा उठाना पड़ेगा, और यही हुआ 27 फरवरी को। आसिम साहब, हमने एक और चीज़ देखी कि 2019 के बाद जो भारत ने अपनी फ़ज़ाइया पे बड़ा ख़र्चा किया है, तैयारे ख़रीदने के हवाले से, जैसा ये राफेल तैयारे ख़रीदे, सरपात ट्रेनिंग जो है उस पर बड़ी तवज्जो दी, बड़ा इस बात पे फोकस किया, तो इस बात का सबूत है कि बड़ा डर गए, हमसे घबरा गए, और यकीनी तौर पर वो पाक फ़ज़ाइया का मुकाबला उनको पता चला कि वो नहीं कर सकते थे और उन्हें ट्रेनिंग देने पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर आप 27 फरवरी के बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट्स देखें तो उसमें उन्होंने कहा अगर हमारे पास रफ़ाल होता तो हम ये कर देते, अगर हमारे पास रफ़ाल होता तो हम ये कर सकते थे, और ये है कि हमारे पास चूँकि ये नहीं था तो हम वो हदफ पूरा नहीं कर सके। देखिए, इस तरह की चीज़ों के लिए तो आप जिस वक्त गुजर जाता है तो पीछे से जो मर्ज़ी बातें करते रहें, उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर उनके पास रफ़ाल नहीं था तो उनको ऐसा पंगा करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि मोदी साहब का एक अपना ऑब्जेक्टिव था, उनका एक अपना तरीक़ाकार था कि जी हम ऐसी कोई हरकत करें जिससे जो है हमारा तनाज़ा बने पाकिस्तान के साथ और मैं इलेक्शन जीत जाऊँ। उन्होंने हम पे अटैक करने की कोशिश की, उसमें जिसमें उनको मुँह की खानी पड़ी। तो और फिर उसके बाद फिर ये भी कहना कि जी हमारे पास फ़लाना वेपन सिस्टम नहीं था, अगर वो होता तो हम ये कर जाते। तो ये तो इब्के मार वाली बात है कि जी आप ये ही वॉज ट्राइंग टू हाइड बिहाइंड हिज ओन शेम। तो अब अनफॉर्चुनेटली मोदी साहब ने ये पंगा किया जिसका उनको खमियाजा भुगतना पड़ा, और उसके फिर ऑब्वियसली कॉन्सिक्वेंसेस ये थे कि इंडिया को जब इतनी मार पड़ी या इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी तो उन्होंने अपनी मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस को तेज़ किया, और रफ़ाइल तो वैसे भी उनकी पाइपलाइन में था और वो आ गया। अब एक चीज़ होती है फ़र्स्ट शूट कैपेबिलिटी। हमारी जो फ़र्स्ट शूट कैपेबिलिटी है पाकिस्तान के अंदर वो हमारे पास थी जिस वक्त पुलवामा हुआ, और उसके बाद जब इंडिया के पास रफ़ाइल आया तो उनके पास फ़र्स्ट शूट कैपेबिलिटी चली गई कोई 20 से 30 किलोमीटर। लेकिन हमारे जो प्रेजेंट एयर चीफ़ हैं, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, उन्होंने ये किया कि फास्ट ट्रैक के ऊपर उन्होंने J-10 की इंडक्शन की, और एक रिकॉर्ड टाइम के अंदर 8 महीने के अंदर में उन्होंने J-10 पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशनलाइज कर दिया। अच्छा, उससे फिर हमारी 30-40 किलोमीटर से दोबारा से फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी आ गई। फिर हमने अपने JF-17 को अपग्रेड किया, और उसके अंदर भी ऐसा रडार के साथ हमारे पास PL-15 मिज़ाइल लगा जो J-10 में था, और हमारे ब्लॉक 3 JF-17 के ऊपर भी ये कैपेबिलिटी आ गई। तो ये एक एडवांसमेंट थी एज़ फार एज़ दी फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी इज़ कंसर्न। लेकिन ये फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी के ऊपर ही नहीं उन्होंने छोड़ा। जो प्रेजेंट चीफ़ हैं उन्होंने उनकी काविशों से और हुकूमत की मदद से ही वॉज एबल टू कन्विंस द गवर्नमेंट एंड द चाइनीज़ कि हमें वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट दें जो कि J-35 है। अब J-35 जो है वो एक स्टेल्थ जहाज़ है। साउथ एशिया में इस वक्त कोई भी मुल्क नहीं है, ना इंडिया है ना पाकिस्तान है, जो कि J-35 या स्टेल्थ जहाज़ ऑपरेट करता है। तो ये एक हमारी एज है इंडिया के ऊपर कि जब अभी हम इस प्रोसेस में हैं कि हम J-35 इंडक्ट कर रहे हैं, जबकि इंडिया को अभी तो पहले तो बात थी कि उनका कहीं पे भी वहमो गुमान में भी और इस तरह की कोई उनकी काविश नहीं थी कि वो कोई जहाज़ ख़रीदें, क्योंकि अगर वो इंडिया आज भी बनाता है कोई इस किस्म का जहाज़ तो उसको कम से कम 10 साल लग जाएंगे। तो उस शॉर्ट टर्म के लिए उन्होंने कोई मार्केट से ऑफ द शेल्फ कोई प्रोडक्ट तो उठानी थी, जो कि वहाँ पे एक
प्रोसेस भी बहुत मुश्किल है इंडिया में कोई एक्विजिशन का। दूसरा ये है कि उनके पास कोई क्लैरिटी से ये चीज़ नहीं थी कि जी हम कौन सा जहाज़ ख़रीदेंगे। सो उन्होंने फिर फाइनली अभी जब मोदी साहब गए तो वहाँ पे जाके वो फंस गए। ट्रंप साहब ने उनको कहा कि जी आप ऐसे करें कि ये जो है हमारा जो ट्रेड डिफिसिट है इसको ख़त्म करें, और ट्रेड डिफिसिट की वजह से जो चीज़ें आपको हमसे लेनी है वो उनमें से ये जो F-35 है ये भी आप हमसे ख़रीदें और हम ये आपको दे देंगे, और ये आपकी ज़रूरत है, जो कि अभी इंडियन एयरफोर्स ने फाइनलाइज नहीं किया। तो अगर उनको F-35 मिल भी जाता है तो वो हमारे से फिर भी आज अगर उनकी इंडक्शन प्रोसेस शुरू होता है तो अभी भी अगर आप उसको टाइम लाइन्स को कम करें और जितना मर्ज़ी कम कर लें 5 से 6 साल से कम अरसे में वो नहीं कर सकते। तो हमारे पास इंडियन एयरफोर्स के ऊपर जहाज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा आसिम साहब, एक और चीज़ ये माशाल्लाह अगर मैं फ़ज़ाइया की तारीफ़ करूं तो हमने 6 साल पहले भी इनको नाको चने चबवाए, जिसके बाद इनको ट्रेनिंग की ज़रूरत पेश आई, उनको सोचने की कोशिश करनी पड़ी, इनको सोच में जाना पड़ा, तवज्जो देनी पड़ी इस जानिब के जी इनका जो फ़ज़ाइया हमसे बहुत ज़्यादा पीछे है और इनको ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इनके जो तैयारे हैं इन पर ख़र्चा करने की इनको ज़रूरत है। लेकिन वक्त के साथ साथ हम भी अपने आप को ज़ाहिर बात है अपग्रेड करते हैं। तो अगर हम अपनी फ़ज़ाइया की बात करें तो अब हमने भी 6 साल में अपने आप को मज़ीद अपग्रेड किया होगा, उसके हवाले से मैं आपके कमेंट चाहूँगी। जी जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया और हमारी क्या टेक्नोलॉजिकली हम कहाँ पे खड़े हैं दुनिया में, तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि अगर आप जहाज़ों को देखें तो हमारे पास इंशाल्लाह 5th जनरेशन जहाज़ होगा, हमारे पास 4.5 जनरेशन के 2 जहाज़ हैं, और फिर उसके बाद हमारी अपनी PFX जो कि कामरा में बनेगा इंशाल्लाह, वो भी 4 से 5 साल के टाइम फ्रेम के अंदर इंशाल्लाह ताला तैयार हो जाना चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप देखें तो इंडिया का LCA प्रोग्राम था वो आज से 25-30 साल पहले शुरू हुआ, आज तक उनकी जो है वो कोई ना कोई किसी प्रॉब्लम की वजह से उनकी फ़ाइनल डिलीवरी जो हैं वो फंसी हुई हैं, जबकि हमने उनके तकरीबन 2 डेकेड्स के बाद अपना JF-17 प्रोग्राम शुरू किया था। आज हमारे पास हमारी फ्लीट के ऊपर 150 जहाज़ उड़ रहा है, और नॉट कि वो ओनली वो उड़ रहा है, वो उनकी टॉप ऑफ द लाइन जहाज़ों को चैलेंज कर रहा है। आपके JF-17 जो है उसकी जो ISR रेडार है और उसकी PL-15 मिसाइल जो हैं वो वही हैं जो J-10 के ऊपर हैं, और वही हैं जो कि राफेल को चैलेंज कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है पाकिस्तान के पास कि आपकी जो फ्लीट है और फिर उसके बाद 5th जनरेशन की आपको जो एडवांटेज हो जाएगी, और वो इंडिया के ऊपर कम से कम 5 से 6 साल की फोकियत होगी आपको उनके ऊपर, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फिर आप आ जाएँ रेडार्स के ऊपर, हमारी रेडार्स की भी जो अभी एक्विजिशंस हैं और जो हमारी अपनी होम ग्रोन जो काविशें हैं उससे आप बहुत आगे निकल रहे हैं, और उससे एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा हमें कि हमारी जो लॉन्ग रेंज और हाई मैट्स की कैटेगरी है उसके अंदर हमें एक जो पहले एक डिसएडवांटेज था वो अब एडवांटेज में कन्वर्ट हो रहा है, फॉर द रीज़न कि एक हमने नई एक्विजिशंस की हैं और दूसरा उसमें हम अपनी ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, फिर हम अपने ही क्लोज इन वेपन सिस्टम्स बना रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चेंज है, और मेरे ख्याल में कि ये वो कैपेबिलिटी थी जो हम हमेशा ख़रीदते थे। अब आप होम ग्रोन भी रखेंगे, आप ख़रीद भी सकते हैं, तो आपको ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा। और आज स्पेस की फील्ड के अंदर ही हम कुछ ऐसी चीज़ें बना रहे हैं, कुछ सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो बजटरी कंस्ट्रेंट्स होते हैं। जब आप बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, तो हमारे पास बजटरी कंस्ट्रेंट्स बहुत थे, और उसको कवर अप करने के लिए अभी आज एयरफोर्स जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स बेच रही है, आप अपना JF-17 बेच रहे हैं, आप डिफरेंट म्यूनिशंस बेच रहे हैं, आप UAVs और लॉटरी म्यूनिशंस बेच रहे हैं, आप जो है ऐसी चीज़ें बेच के अपने मुल्क के अंदर फॉरेन एक्सचेंज लेके आ रहे हैं। और जो मेरी खबर के मुताबिक है वो एयरफोर्स has contributed something like 0.7 billion rupees in the national exchequer of dollars, which is no joke। ये जो है ये एक बहुत बड़ी चीज़ है
कि एक एयरफोर्स ना कि खाली अपने एडवांसमेंट के लिए काम कर रही है, बल्कि वो नेशनल एक्सचेकर को भी बढ़ा रही है और उसको अपने आप को सस्टेन भी करने की कोशिश कर रही है। तो ये एक जो है तगोदो है जो लगी रहेगी, बट वी हैव टेकन सम वेरी सॉलिड मेजर्स जिसके तहत जो है हम अपने रेडार्स को भी इम्प्रूव कर रहे हैं और बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। और मेन चीज़ ये होती है कि इनको इंटीग्रेट करने के लिए और इनको इस्तेमाल करने के लिए आपकी जो ट्रेनिंग है वो इम्प्रूव होनी चाहिए। तो जो अभी हमारे ट्रेनिंग मॉडल्स हैं वो इतने एडवांस्ड हैं कि दूसरी मुल्कों के लोग जो हैं वो यहाँ पे हमारे मुल्कों में ट्रेन होना चाहते हैं। आर ब्रदर्स फ्रॉम द गल्फ एंड टर्की एंड अदर कंट्रीज, दे वांट टू गेट ट्रेन्ड बिकॉज वी हैव दैट मार्शल रिटायर्ड सुलेमान साहब मेरे साथ मौजूद थे। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।